वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो पर। और इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफिकल सीरीज का एक कॉन्टिनेंट डिस्कस करेंगे, दैट इज अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी रिलीफ फीचर है, जो यहाँ पर जिस प्रकार के माउंटेन रेंजेस हैं, रिवर सिस्टम हैं, झीलें पाई जाती है, मरुस्थल, घास के मैदान, तो ये सारे रिलीफ फीचर्स की बात करेंगे हम इस वीडियो में कि किस चीज़ की क्या लोकेशन है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है अफ्रीका महाद्वीप में। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट से शुरू करते हैं कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण से दूसरा बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया में पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है और उसका एरिया भी सबसे ज़्यादा है। पॉपुलेशन का तो हमें पता है कि चाइना और इंडिया, हालांकि अगर आंकड़े देखें तो इंडिया सरपासेस करने लग चुका है चाइना को, क्योंकि जो रिसेंट डाटा आया था उसमें 140 प्लस जो है 140 करोड़ प्लस जो है इंडिया की पॉपुलेशन बताई जा रही है अनुमानित। हालांकि जो अभी जो सर्वे हुआ है उसके डाटा अभी तक ऑफिशियल फॉर्म में नहीं आया है। तो इंडिया और चाइना मोस्ट दो पॉपुलस कंट्री है एशिया में, इस वजह से वो नंबर 1 है। एरिया वाइज भी एशिया नंबर 1 है। सेकंड है अफ्रीका, दोनों में क्षेत्रफल और जनसंख्या में। थर्ड बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका आता है एरिया वाइज, फिर साउथ अमेरिका, फिर जो बड़ा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और एट लास्ट ऑस्ट्रेलिया, जो सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ये सीरीज है क्षेत्रफल के आधार पर कॉन्टिनेंट्स की। और अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर 54 कंट्रीज है। 54 कंट्रीज में सबसे बड़ा है अल्जीरिया और सबसे छोटा है सेशल्स। सेशल्स हाल ही में न्यूज़ में रहा था, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। और दक्षिणी सूडान इसका 54वां या फिर सबसे न्यूएस्ट कंट्री है, साउथ सूडान। और यहाँ से तीनों प्रकार की रेखाएं गुजरती है, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा। तो हमें पता है कि जो सन का जो डायरेक्शन है वो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र पर रहता है, क्योंकि यह कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही सन रहता है। तो यहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र है ये, और सबसे ज़्यादा गर्म महाद्वीप भी कहा जाता है इसको। तो सर्वाधिक उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियां इस महाद्वीप में पाई जाती है। और इस महाद्वीप को मनुष्य की उत्पत्ति वाला महाद्वीप भी कहा जाता है, कि इसी महाद्वीप पे मनुष्य की उत्पत्ति हुई और यहीं से मनुष्य, जिसको क्या बोलते हैं साइंटिफिक नेम, होमो सैपियंस की उत्पत्ति वाला महाद्वीप भी इसको कहा जाता है। तो ये कुछ तथ्य हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिलीफ फीचर की। फर्स्ट रिलीफ फीचर देखते हैं पर्वत श्रेणियों के बारे में। 7 महत्वपूर्ण पर्वत की बात हम करेंगे। एक तो एटलस, ड्रैकन्सबर्ग, किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है वो अब तंजानिया और केनिया में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है ये। और यहाँ पर बात करें तो ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। और इसके बाद है केनिया पर्वत, जो अफ्रीका का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत, एक पॉइंट मिल गया हमको कि प्रश्न इस प्रकार ही आते हैं, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत, सेकंड सबसे ऊंचा पर्वत, इस तरह ही। अब किलिमंजारो भी क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। और जो केनिया पर्वत है ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। उसके बाद रुवेंजोरी, लोमा पर्वत और कैमरून पर्वत, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो किलिमंजारो तंजानिया और केनिया में स्थित अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत और किलिमंजारो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी। तो किलिमंजारो पर्वत पर ही किलिमंजारो चोटी है। उसके बाद सेकंड देखते हैं ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, जो दक्षिणी अफ्रीका और मोजाम्बिक देशों में फैला हुआ है, एक प्राचीन वलित पर्वत है। अच्छा, वलित पर्वत क्या होता है? क्योंकि हमें पता है कि जब भी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आप लोगों ने सुना होगा नाम, कि जब भी कोई प्लेटें आपस में आके टकराती है और टकराने के बाद भ्रंशन के बाद भूसन्नति से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे वलित पर्वत कहा जाता है। और ऐसे वलित पर्वत जो बहुत पुराने समय में जिनका निर्माण हुआ था उनको प्राचीन वलित पर्वत की संज्ञा दे दी जाती है। और जो अभी रिसेंटली, जैसे कि जो हिमालयाज वाला जो क्षेत्र है वो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। और जो अरावली है भारत में, अरावली जो रेंज है वो प्राचीन वलित पर्वत है, क्योंकि अब वो एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में, क्योंकि उसका काफ़ी अधिक अपरदन हो चुका है। जो अरावली है जो मुख्य रूप से राजस्थान में है,
जो गुजरात में पालनपुर से निकल के दिल्ली के रायसीना तक फैली हुई है, उस अरावली की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। वहीं ड्रैकन्सबर्ग पर्वत किसका उदाहरण है? ये भी प्राचीन वलित पर्वत का ही उदाहरण है। वैसे ही अरावली है और ये से ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है। आगे बात करते हैं, किलिमंजारो को हमने देख लिया। अब बात करते हैं अगले पर्वतों के बारे में, तो है लोमा पर्वत। लोमा जो पर्वत है वो सिएरा लियोन और गिनी देशों में स्थित है और इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? नाइजर नदी। नाइजर नदी इससे निकलती है। ये केन्या पर्वत की अवस्थित है, केन्या देश में। उसके साथ ही यहाँ पर एक और पर्वत है रुवेंजोरी। तो रुवेंजोरी पर्वत जो है कांगो और युगांडा देशों में है। और ये जो पर्वत है ये है कैमरून पर्वत। ये अवस्थिति किसकी? कैमरून पर्वत की, जो कैमरून में ही स्थित है। तो इस तरह हमें ध्यान रखना है इनके बारे में। अब जो पहला पर्वत है एटलस पर्वत, वो है सबसे उत्तरी छोर पर, जो अफ्रीका का उत्तरी छोर है। और ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया, इन तीनों देशों में स्थित नवीन वलित पर्वत है। तो नवीन वलित पर्वत और प्राचीन वलित पर्वत की मैंने आपको अंतर समझा दिया। ये नवीन वलित पर्वत है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इस पर्वत की, वह है माउंट टॉपकल, जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ एटलस। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी हो गई किलिमंजारो और एटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है टॉपकल। तो ये अंतर हमें समझने पड़ेंगे। तो ये इनकी लोकेशंस है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिलीफ फीचर की, दैट इज पठार। पठारों में बात करें तो हम यहाँ पे 6 प्रमुख पठार देखेंगे। जो पूर्वी अफ्रीका पठार है वो बहुत सारे पठार है अफ्रीका के पूर्वी भागों में। जैसे ये वाला जो हिस्सा निकला हुआ है इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पर जितने भी देश है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के एक संज्ञा दे दी गई है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हम यहाँ पे देखेंगे नामालैंड और दामालैंड के पठार, जो कहाँ पर है? नामीबिया में है। हाई वेल्थ के पठार कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। दारफूर का जो पठार है वो सूडान में है। कतंगा पठार कांगो और जाम्बिया में स्थित है। तो कांगो, जो जाम्बोजी नदी है वो कतंगा पठार से ही निकलती है, उसकी भी हम बात करेंगे। जो लिम्पोपो नदी है वो भी यहीं से निकलती है। तो कतंगा पठार एक इंपॉर्टेंट पठार है। इथोपिया का पठार नाम से ही पता है कि इथोपिया देश में होगा। और पूर्वी अफ्रीका का पठार का क्या मतलब है कि अफ्रीका के पूर्वी भागों में जो भी पठारी भाग है उनको सबको मिला के क्या है? पूर्वी अफ्रीका के पठार नाम दे दिया गया। तो इन पठारों के बारे में हमें ध्यान रखना है कि कौन सा पठार, डायरेक्टली प्रश्न ऐसे आते हैं कि नामालैंड और दामालैंड के पठार कौन से महाद्वीप में, 4-5 महाद्वीपों के नाम दे देगा और पूछेगा। तो अफ्रीका में ये सारे पठार है, हाई वेल्थ, दारफूर, कतंगा, इथोपिया और पूर्वी अफ्रीका के पठार। नेक्स्ट रिलीफ फीचर की बात करते हैं मरुस्थल की। तो मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वर्ल्ड का वो पाया जाता है, दैट इज सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल से महत्वपूर्ण जानकारी क्या मिलती है कि ये 11 देशों में फैला हुआ है। मतलब अफ्रीका के उत्तरी भाग में ये पाया जाता है और 11 देशों में फैला विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म मरुस्थल भी है। और यहाँ पर लीबिया देश में स्थित एक अल अजीजिया विश्व का सबसे गर्म स्थान भी है। तो विश्व का सबसे गर्म स्थान भी इसी मरुस्थल में है जिसका नाम है अल अजीजिया। कौन से देश में? लीबिया में। और यहाँ पर एक जनजाति भी पाई जाती है, बद्दू व मसाई जनजाति। कौन से रेगिस्तान में पाई जाती है? सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। और सहारा मरुस्थल की जो सबसे मेन झील है उसका नाम है चाड झील। तो चाड झील यहाँ की एक मेन झील है। उसके बाद अगला मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल, जो बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो बोत्सवाना देश और दक्षिण अफ्रीका में स्थित कालाहारी मरुस्थल है। इसमें बुशमैन जनजाति का घर कहा जाता है। तो 2 जनजातियां देखी हमने, बद्दू और मसाई जनजाति सहारा में और बुशमैन जनजाति कालाहारी में। उसके बाद ही अगला मरुस्थल है नाबिब मरुस्थल, जो नामीबिया में स्थित है। और नूबियन मरुस्थल है उत्तरी सूडान में स्थित। तो यहाँ पर ये 4 मरुस्थल इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मरुस्थलीकरण क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर सबसे गर्म जगह होने के कारण यहाँ पर जो है बारिश की कमी देखने को मिलती है। हालांकि आर्थिक क्षेत्र से भी पिछड़ा हुआ महाद्वीप है अफ्रीका। तो ये यहाँ के मरुस्थल है जिनकी हमने बात करी। आगे देखते हैं यहाँ पर घास के मैदान। तो 2 तरह के घास के मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं। एक तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, एक उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहते हैं
और उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को वेट्स कहते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में अलग घास, जैसे वहाँ पे डाउन्स प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, तो घास के मैदान ही अलग एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर पूरे घास के मैदान अपन ने डिस्कस कर रखे हैं। और साथ में टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। वहाँ पर आपको इन सब सेशंस की PDF में अवेलेबल हो जाएगी। तो दो प्रकार के घास के मैदान, एक तो सवाना और वेल्ड्स, दोनों कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। आगे बात करें यहाँ पर पाई जाने वाली झीलों की, तो एक झील है विक्टोरिया झील, एक है चाड झील जिसकी हमने बात करी थी। चाड झील कहाँ पर पाई जाती है? जो अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल है इसकी प्रमुख झील है, जो नाइजीरिया, कैमरून और चाड देशों में ये मिलती है। टांगानिका झील है, मलावी झील, तुर्काना झील, ताना झील, अस्साल झील और चाड झील। ये चाड झील का नाम 2 बार लिख दिया, तो इसको ध्यान रखना। तो चाड झील के बारे में हमने देख लिया। उसके बाद 2 झीलों की बात हम करेंगे, एक तो विक्टोरिया झील, एक ताना झील। दोनों को साथ में क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि इन दोनों से ही नील नदी की धाराएं निकलती हैं, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ से विक्टोरिया झील से जो नील नदी की एक धारा निकलती है जिसको बोलते हैं व्हाइट नील, और ताना झील से जो इथोपिया में स्थित है वहाँ से नील नदी की एक और धारा निकलती है जिसका नाम है ब्लू नील, और ये दोनों आगे चल के मिलके नील नदी का निर्माण करती है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये आगे जाके भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो विक्टोरिया झील तंजानिया, केन्या और युगांडा में स्थित विश्व की तीसरी बड़ी झील है और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील यह है और विश्व की दूसरी सबसे मीठे पानी की झील है। अब ये तथ्य हमें ध्यान रखना है, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील है नॉर्थ अमेरिका में, और विश्व में दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यही है विक्टोरिया, जो अफ्रीका में है। और सबसे बड़ी जो झील है विश्व की, जो मीठे, हालांकि वो खारे पानी की झील है, पर विश्व की सबसे बड़ी झील मीठे पानी खारे पानी सब में, वो है कैप्सियन सी। हालांकि उसको इतनी बड़ी झील है कि उसको सी बोल दिया गया, समुद्र कैप्सियन सागर उसको बोल देते हैं, पर वो क्या है? एक झील ही है। तो विक्टोरिया तीसरे नंबर पे हो गई, क्योंकि पहले कैप्सियन, उसके बाद लेक सुपीरियर या फिर सुपीरियर झील, और थर्ड है विक्टोरिया। इसलिए ये विश्व की तीसरी बड़ी झील हो गई, मीठे पानी में दूसरी। तो ये ध्यान रखना है। और अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यही है, और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील भी यही है। उसके बाद अगली बात करते हैं टांगानिका झील की। तो टांगानिका झील कांगो, जाम्बिया, बरूंडी और तंजानिया में स्थित है। मलावी झील मोजाम्बिक और तंजानिया में स्थित है। तुर्काना झील केन्या और इथियोपिया देशों में स्थित है। अस्साल झील जिबूती में है। ताना झील की हमने बात कर ली इथियोपिया में, और चाड झील का हमने देखा कि ये सहारा की सबसे महत्वपूर्ण झील है, जो नाइजीरिया, कैमरून और चाड इन देशों में ये फैली हुई है। अब इन देशों में फैलने का क्या मतलब है? क्योंकि जो झीलें हैं वो ऐसी जगह पर है कि वहाँ पर 4-5 देशों की बाउंड्री आके लगती है। तो वो, जैसे हम बात करें कि इंडिया में भी जो बहुत सारी झीलें, जैसे सांबर झील है, अब उस सांबर झील को हम जयपुर में नहीं बोल सकते क्योंकि अजमेर का कुछ पार्ट उसमें टच हो रहा है। तो वो, हालांकि उसकी जो ज्योग्राफिकल स्थिति है वो अलग अलग क्षेत्रों में मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने विक्टोरिया झील हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नील नदी का उद्गम भी हमें पता चल गया कि विक्टोरिया झील और ताना झील से नील नदी का उद्गम माना जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ की मुख्य नदियाँ। तो नील नदी की बात हमने करी ली कि ये मुख्य नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी, और मिस्र में इस पर असवान डैम है, असवान बांध है मिस्र में, और मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। और मिस्र के पिरामिड भी, वो जो मिस्र की सभ्यता है वो भी इसी के किनारे पर है, ये हमको ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं कांगो नदी की, और कांगो, इसको जायरे नदी भी बोलते हैं। कांगो नदी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। हमने देखा था कि जो कांगो, जो कटंगा का पठार है वो कांगो और जाम्बिया देश में है, और उसी पठार से कांगो नदी का उद्गम होगा और कांगो रिवर का उद्गम होगा, और इसने भूमध्य रेखा को कितनी बार काटा है? 2 बार काटा है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। और यहाँ पर पिग्मी जनजाति का निवास स्थान भी इसको कहते हैं। जो विश्व के सबसे छोटी हाइट वाली जो जनजाति है वो है पिग्मी जनजाति, उसका निवास स्थान कांगो रिवर बेसिन क्षेत्र है। कांगो नदी के बेसिन वाला जो एरिया है वहाँ पर ये लोग पाए जाते हैं।
उसके बाद एक और नदी हमें ध्यान रखनी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, उसका नाम है लिम्पोपो नदी, जो मकर रेखा को कितनी बार काट रही है? 2 बार। तो प्रश्न डायरेक्ट आते हैं, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है, कांगो नदी कतंगा के पठार से निकलती है। उसके बाद नाइजर नदी लोमा पर्वत गिनी से निकलती है। इनके एज इट इज नाम ध्यान रखने, जाम्बोजी नदी, वोल्टा नदी। जाम्बोजी नदी भी किससे निकलती है? कतंगा के पठार से, और इस पे विक्टोरिया वाटरफॉल है जाम्बोजी नदी पर। अब बात करते हैं ऑरेंज नदी की, जो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है। तो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से 2 नदी निकल रही है, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी तो मोजाम्बिक चैनल में जाती है क्योंकि इधर मोजाम्बिक देश है, और ऑरेंज नदी इधर अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। वहीं कांगो नदी की बात करें तो ये गिनी की खाड़ी में जाती है इधर, और ये नील नदी ऊपर जाके भूमध्य सागर में गिरती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें ध्यान रखना है। यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि नील नदी के बारे में याद रखना है। हालांकि विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, उसके बाद अमेजन आती है, उसके बाद मिसिसिपी, मिसौरी, बहुत सारी नदियां हैं जिनकी हम बात करेंगे। और कांगो नदी इसलिए महत्वपूर्ण है, इसको जायरे नदी भी कहा जाता है, कांगो या जायरे। जायरे लिखा हो तब भी उसको कांगो समझना है। नाइजर नदी लोमा पर्वत गिनी से निकलती है। वोल्टा नदी जो है एक घाना में स्थित है, इस पर एक कृत्रिम झील भी है जिसका नाम है वोल्टा झील। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसके बारे में हमें ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। इसमें हमने सारे रिलीफ फीचर्स की बात करी, झीलों के बारे में, नदियों के बारे में, मरुस्थल, पठार, पहाड़। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो है, एकदम 15 मिनट में हमने कवर किया। आगे भी इस टाइप की वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज मैं लेके आऊँगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।